नमस्कार। एक बार फिर से आपका डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में पार्ट 1 में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार, अफ्रीका महाद्वीप की सीमाएं और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसके बाद में आज हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कुछ भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। भौगोलिक विशेषताओं का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो प्राकृतिक रूप से विशेषताओं का मतलब होता है कि किसी भी महाद्वीप में या किसी भी देश में जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये जो स्थलाकृतियां होती है या नदियां होती है, झीलें होती है, तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले पर्वतों से कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं या प्रमुख पर्वत। देखो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो मुख्यतः पठारों और मरुस्थलों से घिरा हुआ है, यानी कि इसका एक बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय है। सहारा का मरुस्थल है, कालाहारी है, नामीब है, इसका बहुत बड़ा भाग पठारी है। इसमें पर्वत काफी कम पाए जाते हैं और मैदानी भाग भी काफी कम पाया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रमुख पर्वतों के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रमुख पर्वतों की जैसे हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है एटलस पर्वत का। जी हाँ, एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। एटलस पर्वत, एटलस जो पर्वत है ये एक नवीन वलित पर्वत है। वलित या हम इसको कहें मोड़दार, यह एक नवीन वलित या नवीन मोड़दार पर्वत है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत है। उत्तर पश्चिमी भाग में इसका जो विस्तार है वो 3 देशों में है, जिसमें पहला देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया जैसे मैंने आपको कल बताया था ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरा देश है ट्यूनीसिया और तीसरा देश है मोरक्को। इन 3 देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। इसकी जो लंबाई है एटलस पर्वत की वो है 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर लंबा है। मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को में विस्तृत है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप को भूमध्य सागर से अलग करता है। अब ये जो भाग है ये भूमध्य सागर है, जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था। भूमध्य सागर तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है और भूमध्य सागर जो है वो जिब्राल्टर की संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। तो भूमध्य सागर और अफ्रीका के बीच में आ जाता है एटलस पर्वत। एटलस जो पर्वत है इसे पश्चिमी द्वीप भी कहते हैं, पश्चिमी द्वीप, और इसे अफ्रीका माइनर के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका माइनर, इसके 2 और नाम हैं, पश्चिमी द्वीप और अफ्रीका माइनर। 3 देशों में विस्तृत है, एक नवीन वलित पर्वत है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे प्रमुख पर्वत है, हिमालय का समकालीन पर्वत है, यानी कि नवीन वलित पर्वत या इसको अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। अल्पाइन श्रेणी का पर्वत है ये। नवीन वलित पर्वतों की महाद्वीप वाइज अगर हम बात करें तो अलग अलग महाद्वीपों में इस प्रकार के नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं। जैसे कि एशिया महाद्वीप में हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो भी एक वलित पर्वत है। तो ये वलित पर्वत है एटलस, जो हिमालय का समकालीन पर्वत है। इसे पश्चिमी द्वीप और अफ्रीका माइनर के नाम से जाना जाता है।
इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है माउंट ताउबकल। माउंट ताउबकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 4185 मीटर। कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट जो चोटी है वो माउंट किलिमंजारो है, लेकिन इसकी एटलस पर्वत की ऊंची चोटी की हम बात करें तो है माउंट ताउबकल। तो हम लोग पर्वतों में सबसे पहले एटलस पढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है, अल्जीरिया, ट्यूनिस और मोरक्को में विस्तृत है, 2500 किलोमीटर लंबा है। इसे पश्चिमी द्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये अफ्रीका को भूमध्य सागर से अलग करता है। ये तो हो गया पर्वत यानी कि एटलस। इसके बाद नेक्स्ट जो पर्वत की हम बात करते हैं वो पर्वत है कीनिया और तंजानिया में। कीनिया और तंजानिया में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो जो पर्वत है ये मुख्यतः दो ही देशों में पड़ता है। एक देश का नाम है कीनिया, केन्या जो बोल देते हैं इसको, और एक देश का नाम है तंजानिया। कीनिया और तंजानिया इन दो देशों में विस्तृत है किलिमंजारो पर्वत। ये पर्वत जो है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछली बार रीट में भी इसमें से प्रश्न आया था। किलिमंजारो पर्वत है, यह है मृत ज्वालामुखी पर्वत। मृत ज्वालामुखी पर्वत है ये। देखो ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। यहां पर आया मृत, एक होता है सक्रिय, इसको मृत को शांत भी बोल देते हैं। एक होता है सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है शांत। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जिसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी जिसके अंदर रुक रुक कर यानी कि 200-250 साल बाद में कोई विस्फोट हो गया, फिर 150-200 साल फिर ये शांत रहा, फिर विस्फोट हो गया, उसको हम सुसुप्त कहते हैं। और एक होता है शांत, जिसमें कभी विस्फोट नहीं होता, हजारों सालों से शांत पड़ा हो, उसे हम कहते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। तो किलिमंजारो जो है ये शांत ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुसुप्त और शांत। सुसुप्त ना तो सक्रिय होता और ना ही बिल्कुल शांत होता, कभी कभार विस्फोट होता है। सक्रिय हमेशा होता रहता है और शांत जो है इसका उदाहरण है किलिमंजारो पर्वत। तो किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। दूसरी बात, इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंची है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, यह तंजानिया में पड़ती है। अब इसमें पिछली बार पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो किलिमंजारो है। किस देश में पड़ती है ये भी पूछा गया था एक बार, तो वो पड़ती है तंजानिया में। ये चोटी बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था यहां से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। गिन्नी की खाड़ी है ये, गिन्नी की खाड़ी से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट होने के बावजूद किलिमंजारो जो चोटी है वो सारा साल बर्फ से ढकी रहती है क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का, इंटायर अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सारा साल बर्फ पाई जाती है या जहां पर स्नोफॉल होता है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सारा साल बर्फ से ढकी रहती है, तंजानिया में पड़ती है। हम लोग महाद्वीप वाइज अगर ऊंची चोटियों की बात करें तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिन भी
परीक्षाओं में वर्ल्ड ज्योग्राफी लगता है, उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी महाद्वीप की या महाद्वीप वाइज लंबी नदियां, महाद्वीप वाइज ऊंची चोटियां, महाद्वीप वाइज बड़ी झीलें, ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्युस्को। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, उसमें मिलान करने का प्रश्न दे दिया जाता है कि निम्नलिखित चोटियों को महाद्वीप वाइज सही सुमेलित करें, या 3-4 चोटियां देकर के पूछ लेगा, एक गलत सुमेलित होगा, 3 सही होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, या 3 गलत सुमेलित होंगे, एक क्वेश्चन पूछ के सही सुमेलित देकर के पूछ लेगा सही सुमेलित है। तो आपको ध्यान में रखने पड़ेगा एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले रॉकी पर्वत में पड़ती है, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एंडीज में पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोस्युस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में पड़ती है। तो महाद्वीप वाइज ऊंची चोटियां आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी, जरूर याद रखनी पड़ेगी। तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। जैसे जैसे हम लोग आगे महाद्वीप वाइज जाते जाएंगे, मैं दोबारा रिवाइज करता जाऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम लोग महाद्वीप वाइज चोटियां जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद में नेक्स्ट जो पर्वत है किलिमंजारो के बाद में है दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है, यहां पे इसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ये दक्षिण अफ्रीका देश है। यहां पर एक दक्षिण अफ्रीका देश में पड़ती है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। और एक यहां पर एक पर्वत और है, यहां पर एक देश का नाम है कैमरून, और यहीं पर है कैमरून पर्वत। कैमरून देश में पर्वत पड़ता है कैमरून पर्वत। अब देखो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था मृत ज्वालामुखी। कैमरून जो पर्वत है ये है सक्रिय ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी विशेषता है कि यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया कि किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका का सबसे या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कैमरून। तो कैमरून के बारे में हमें इतना ध्यान में रखना है। ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है दक्षिण अफ्रीका। तो इस महाद्वीप का सबसे विकसित देशों में एक है, जहां पे सोने के और हीरे के उत्पादन के लिए बहुत सारी प्रसिद्ध खाने पाई जाती है, जैसे जोहान्सबर्ग विश्व की सोना नगरी, जैसे किम्बरले विश्व की हीरा नगरी। तो ये दक्षिण अफ्रीका में है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, जो कि खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा मुख्य पर्वत एटलस, किलिमंजारो, ड्रेकन्सबर्ग और कैमरून। ये 4 ही पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के लिए इंपॉर्टेंट है। एटलस नवीन वलित पर्वत है, किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक पर्वत है, और कैमरून एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये तो बात होगी अफ्रीका में स्थित पर्वतों की। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के पठारों की। अफ्रीका में स्थित पठारों की बात अगर हम करें, हालांकि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग पठारी है, लेकिन हम लोग केवल इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करेंगे। तो अफ्रीका का पूर्वी जो भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग,
ये पूर्वी उच्च भूमि या पूर्वी पठार कहलाता है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे बाग पठारी बाग है जहां ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पड़ता है, इसे कहते हैं दक्षिण अफ्रीका का पठार। दक्षिण अफ्रीका का पठार। और एक पठार यहां पे पड़ता है, इसे कहते हैं कटंगा का पठार। देखिए पूर्वी भाग, अफ्रीका का पूर्वी भाग ये पठारी है, ये फिर मरुस्थलीय हो गया, ये फिर पर्वतीय हो गया, फिर ये भाग फिर पठारी है कटंगा का, ये दक्षिणी भाग भी पठारी है, यहाँ पर कुछ ऊंची थोड़ी पहाड़ियां ऊपर उठी हुई है। ये पठारी जो भाग है दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ पे खनिज बहुत पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कटंगा का जो पठार है ये भी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में जितने भी पठार पाए जाते हैं वो खनिजों के भंडार होते हैं। कटंगा के पठार की जैसे हम लोग बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है हीरा, और ऐसा अनुमान है कि हीरे के विश्व के 50% भंडार यहां पर पाए जाते हैं, ऐसा अनुमान है कटंगा के पठार में। इसके अलावा यहां पर पाया जाता है तांबा, तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो कटंगा का पठार जो है वो हीरे और तांबे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, और दक्षिण अफ्रीका का जो पठार है ये सोने और हीरे के भंडारों के लिए और लोहे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो पठारों की हम बात करें तो ये तीन पठार ही महत्वपूर्ण है, पूर्वी अफ्रीका का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार और कटंगा का पठार। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अफ्रीका के प्रमुख मैदानी भाग या मैदानों के बारे में। अब जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी, हम लोग मैदानों की बात करते हैं तो अफ्रीका का बहुत कम भाग मैदानी है, और इसीलिए यहाँ पे कृषि का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय और पठारी है। मैदानों की हम बात करें तो यहाँ पर जो मध्य भाग है, मध्य पूर्वी भाग, इस क्षेत्र में मैदान पाया जाता है एक तो, और एक दक्षिणी भाग में यहां पर एक मैदान पाया जाता है। ये जो मैदान है और ये जो मैदान है ये अलग अलग है। जिससे पहला जो है ये उष्ण घास का मैदान, इसका नाम है सवाना। दूसरा जो मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है इसका नाम है वेल्ड। यह है शीतोष्ण घास का मैदान। देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है, उष्ण शीतोष्ण। अब ये यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये भूमध्य रेखा के निकट 5 से 15 डिग्री के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं उष्ण घास का मैदान। ये मकर रेखा के बाद में, यानी कि ग्लोब के ऊपर कर्क और मकर रेखाओं के बीच, यानी कि उष्ण कटिबंध में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको सवाना घास के मैदान बोला जाता है। जो मैदान कर्क और मकर रेखाओं के बाद पाए जाते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री से दक्षिण में पाए जाते हैं या मकर कर्क रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, जो शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। देखिए इसमें सवाना घास के मैदान यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जो घास के मैदान है शीतोष्ण, ये और भी इंपोर्टेंट है क्योंकि विश्व में जो गेहूं की कृषि होती है या अनाज की जो कृषि होती है और जो व्यापारिक पशुपालन होता है वो मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों में होता है। दुनिया में कुछ शीतोष्ण घास के मैदान प्रचलित है, जैसे प्रेरी, विश्व का सबसे प्रसिद्ध घास का मैदान है प्रेरी। दूसरा है स्टेपीज, एक है पंपास, एक है डाउन्स, एक है कैंटरबरी, और एक है वेल्स। जैसे प्रेरी जो घास का मैदान है ये उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे,
जैसे स्टेपीज है, ये यूरेशिया में पाया जाता है। जैसे पंपास है, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और इसका ज्यादातर विस्तार है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में। तो ये जो घास के मैदान है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं। सीधा दे करके, महाद्वीप दे करके पूछ सकता है, या आपको इनमें मिलान का क्वेश्चन पूछ सकता है, या असंगत और संगत का क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान कर्नाटक और यूएसए में पड़ता है। स्टेपी यूरेशिया में पड़ता है, यूरोप और एशिया का जो भाग है। पंपास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में पड़ता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पड़ता है। ये जो घास के मैदान, ये सारे के सारे जो मैदानी क्षेत्र है, ये गेहूं के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और व्यापारिक पशुपालन के लिए जाने जाते हैं। जैसे वेल्ड भी शीतोष्ण घास का मैदान है, और इसका मुख्यतः जो विस्तार है वो है दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका जो देश है, यही देश दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में गेहूं की कृषि ज्यादा करता है, क्योंकि यहाँ पे शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है। इसी प्रकार से जैसे उष्ण घास के मैदान है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे एक है लानोज, एक है कंपोज, एक है पार्कलैंड। ये कुछ अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम है। जैसे शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार से उष्ण घास के मैदान या सवाना को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वेनेजुएला में इनको बोलते हैं लानोज। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राजील में इनको बोलते हैं कंपोज, और पार्कलैंड इनको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यह हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील में कंपोज, और ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड कहलाते हैं। इसी प्रकार से सवाना मूल जो सवाना घास का मैदान है वो मध्य और पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ये जो घास होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पे लंबी लंबी घास पाई जाती है, और दूर दूर छितराई हुई अवस्था में वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में, यानी कि जो सवाना घास का मैदानी क्षेत्र है, इसके पूर्वी भाग में, इस क्षेत्र में मसाई जनजाति निवास करती है। मसाई जनजाति, मसाई एक पशुपालक जनजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय जो है मसाई जनजाति का, वो होता है पशुपालना। तो ये पशुपालकों के रूप में दुनिया की एक जनजाति है जो जानी जाती है मसाई, और ये सवाना घास के मैदानों में निवास करती है। तो ये तो बात होगी घास के मैदानों की, आपको ये ध्यान में रखनी है। पूरी बात मैंने बता दी। सवाना घास का मैदान मध्य पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। ये भूमध्य रेखा से थोड़ा दूर, यानी कि 5 डिग्री के बाद में, जहां पे वर्षा कम होनी शुरू हो जाती है, वहां पर पाए जाते हैं। घास, लंबी लंबी घास पाई जाती है, और वृक्ष दूर दूर पाए जाते हैं। यहाँ पे मसाई जनजाति का प्रमुख निवास होता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है। वेल्ड जो घास का मैदान है, ये गेहूं की कृषि और व्यापारिक पशुपालन के लिए प्रसिद्ध होता है, और सवाना घास का मैदान मसाई जनजाति के पशुपालकों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो बात होगी घास के मैदानों की। अफ्रीका में मुख्यतः यही मैदान पाए जाते हैं। या थोड़ा बहुत जैसे हम बात करें तो नील नदी का मैदान है, मिस्र में जिसे हम डेल्टा कहते हैं, यहाँ पे चावल की कृषि जो है वो, या कपास की कृषि बहुत की जाती है। अब हम बात करते हैं मैदानों के बाद में मरुस्थलों की, कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। प्रमुख मरुस्थल, अब मरुस्थलों की बात आए और अफ्रीका महाद्वीप की बात आए, तो सबसे पहले सबसे चर्चित मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। सहारा जो मरुस्थल है, ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है।
ये एक बहुत विशाल मरुस्थल है, इसे ग्रेट सहारा मरुस्थल भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है, यानी कि उत्तरी अफ्रीका अटलस पर्वत को छोड़ करके लगभग मरुस्थलीय है, जहां पे सहारा का मरुस्थल का विस्तार है। अब इस मरुस्थल की हम बात करें तो ये मरुस्थल जो है वो लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी है। यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी है और यह विश्व में सर्वाधिक देशों में फैला हुआ मरुस्थल भी है, यानी कि इस मरुस्थल का जो विस्तार है वो 11 देशों में है। यह 11 देशों में विस्तृत है और ऐसा माना जाता है कि भारत का थार का जो मरुस्थल है वो भी इसी का भाग है, यानी कि ये सहारा मरुस्थल, इसके बाद में अरब का मरुस्थल, इसके बाद में आगे थार का मरुस्थल आ जाता है। कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि ये पूरा का पूरा मरुस्थल जो है वो जुड़ा हुआ है। तो सहारा के मरुस्थल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक देशों में फैला हुआ मरुस्थल। ये जो मरुस्थलीय भाग है इसे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल इसलिए बोलते हैं कि यहां अफ्रीका का एक देश है लीबिया। लीबिया में एक स्थान का नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया अल अजीजिया नामक स्थान पर लीबिया में सन 1922 में धरती का सर्वाधिक 58 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अंकित किया गया था। धरती का सर्वाधिक तापमान अल अजीजिया लीबिया नामक स्थान पर अंकित किया गया था 1922 में 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कहते हैं। हालांकि ये जो अधिकतम तापमान है, जिसे पृथ्वी का अधिकतम तापमान माना जाता था, 2012 में वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हम कहें विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है उसने इस तापमान को विश्व का सर्वाधिक तापमान ना मानते हुए 2012 में जो मृत घाटी पड़ती है उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में, मृत घाटी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया। तो हाल ही में इसको विश्व का दूसरा उच्च तापमान माना जाने लगा है, लेकिन 1922 में इसको धरती का सर्वाधिक तापमान अंकित किया था। तो ये सहारा मरुस्थल की बात हम लोग कर रहे थे कि ये विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में पड़ता है। अब हम लोगों ने जब सवाना घास का मैदान पढ़ा था तो वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे कि सवाना घास के मैदान में मसाई जनजाति निवास करती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो सहारा मरुस्थल है, इस मरुस्थल में भी एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बद्दू जनजाति। बद्दू नामक जनजाति है जो कि सहारा मरुस्थल का निवास क्षेत्र है। तो ये तो बात होगी सहारा के मरुस्थल की। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। यहां पर एक मरुस्थल पड़ता है, इस मरुस्थल का नाम है कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी जो मरुस्थल है ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग में नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। इसका ज्यादा विस्तार बोत्सवाना में है। एक देश है बोत्सवाना। हालांकि ये नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका तीनों देशों में विस्तृत है, लेकिन इसका ज्यादा विस्तार है बोत्सवाना में। कालाहारी जो मरुस्थल है वो एक जनजाति के लिए जाना जाता है। उस जनजाति का नाम है बुशमैन। बुशमैन
बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, यानी कि कालाहारी मरुस्थल इनका निवास क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 जनजातियों के बारे में पढ़ा। एक इस क्षेत्र में पाई जाती है मसाई जनजाति, एक सहारा में है बद्दू जनजाति, और कालाहारी मरुस्थल में है बुशमैन जनजाति। इसका जो बुशमैन जनजाति है वो ज्यादातर पाई जाती है नामीबिया वाले क्षेत्र में। तो बुशमैन जनजाति एक भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है अफ्रीका का, ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, ये जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे अत्यधिक उष्ण जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं। और घने वनों का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं कांगो बेसिन। कांगो बेसिन। जैसे एक है दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, इसे धरती का एक फेफड़ा कहते हैं क्योंकि लगभग 20% ऑक्सीजन देता है ये। ठीक उसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में है कांगो बेसिन। कांगो एक नदी है, हम नदियों में जाएंगे तो बात करेंगे। कांगो या जायरे नदी, उस नदी का क्षेत्र है भूमध्य रेखा का। यहाँ पे प्रतिदिन बारिश होती है, उसके कारण यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय, या जिनको हम कहते हैं सदाबहार वन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। उन वनों के कारण इस क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है कांगो बेसिन, जहां यहां पर ज्यादा बारिश होती है, इसलिए पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं वो पेड़ों के ऊपर ही अपनी झोपड़ियां बना करके निवास करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप जनजातियों का निवास क्षेत्र है। बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है, जैसे मसाई जनजाति मैदानी क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा मैदान था उसमें पाई जाती है। बद्दू जनजाति सहारा के मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी में पाई जाती है। उसी प्रकार से पिग्मी जनजाति जो है वो कांगो बेसिन में पाई जाती है। तो ये पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है कांगो बेसिन, यानी कि यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, या एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हम कहते हैं इनको, सदाबहार वन। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में पाए जाते हैं सदाबहार वन, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में, और इसी क्षेत्र में है पिग्मी जनजाति का निवास। तो ये तो बात होगी सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल की। एक मरुस्थल और है जो इंपॉर्टेंट है इस महाद्वीप में, यहां पे एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है नामीब। नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल है, ये जो भाग है अफ्रीका का, ये है नामीब मरुस्थल। इसका ज्यादातर विस्तार नामीबिया में है, इसलिए इसे नामीब मरुस्थल कहते हैं। नामीब मरुस्थल की विशेषता ये है कि ये हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे पुराने या प्राचीन मरुस्थलों में से एक माना जाता है। दूसरी बात, इस मरुस्थल के बनने के लिए एक जलधारा जिम्मेवार है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे मोजाम्बिक चैनल के बारे में। मोजाम्बिक चैनल यानी कि ये जो भाग है इसे हम कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। इस मोजाम्बिक चैनल से होकर के एक जलधारा बहती है जिसका नाम है मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की गर्म जलधारा। ये मोजाम्बिक की गर्म जलधारा जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच से निकलती है, जिन टॉपिक्स में या जिन वैकेंसियों में जलधारा लगती है, विश्व की धाराएं, उसमें ये इंपॉर्टेंट होती है। उसी प्रकार से अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ यहां से एक ठंडे जल की धारा जाती है जिसे कहते हैं बेंगुल्ला की ठंडी धारा। बेंगुल्ला की ठंडी जलधारा ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, और इसी ठंडी जलधारा के कारण ये नामीबिया का पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो है वो मरुस्थल में बदल गया। तो इस मरुस्थल के बनने में योगदान है बेंगुल्ला की ठंडी धारा का। यहां से एक धारा नीचे उतरती है, इसका नाम है कनारी की ठंडी धारा। ठंडी जलधारा। और कनारी की जो ठंडी जलधारा है
इसी के कारण ये क्षेत्र मरुस्थल में बदल गया, सहारा का मरुस्थल। तो हम लोग अगर मरुस्थलों की उत्पत्ति की बात करें कि दुनिया में मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं कि विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी किनारे, यानी कि ये जो भाग होता है उनके ऊपर मरुस्थल ज्यादा पाए जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि पश्चिमी किनारों पर हमेशा ठंडे जल की धाराएं बहती है, और ठंडे जल की धाराएं जहां पर बहती है उन तटों पर बारिश नहीं होती, वर्षा नहीं होती, और वर्षा नहीं होती तो वो शुष्क तट हो जाते हैं, और ये शुष्क तट ही मरुस्थलीय जलवायु बनने के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो कनारी की ठंडी जल धारा के कारण सहारा का मरुस्थल बना, और बेंगुला की ठंडी जलधारा के कारण नामीब मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग मरुस्थलों की बात करते हैं तो हम लोग इन 3 मरुस्थलों के बारे में मुख्यतः पढ़ते हैं। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है, विश्व के 11 देशों में यानी कि दुनिया में सर्वाधिक देशों में विस्तृत मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक गर्म मरुस्थल है। गर्म इसलिए है क्योंकि यहां पर सन 1922 में लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर धरती का सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया था, इसलिए इसे गर्म मरुस्थल कहते हैं। यह जो मरुस्थल है वो बद्दू नामक जनजाति का निवास क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद दूसरा है कालाहारी का मरुस्थल, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत एक मरुस्थलीय भाग है। यह मरुस्थल यानी कि कालाहारी मरुस्थल बुशमैन नामक जनजाति का निवास क्षेत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट है नामीब मरुस्थल, हमारे पृथ्वी के सबसे पुराने मरुस्थलों में माना जाता है। नामीबिया के पश्चिमी भाग में इसका अधिकांश विस्तार नामीबिया में है, कुछ विस्तार इसका दक्षिण अफ्रीका में भी है। यह जो नामीब मरुस्थल है यह मरुस्थल बेंगुला की ठंडी जलधारा के कारण बना, और कनारी की ठंडी जलधारा जो है वो दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के साथ बहती है, और मोजाम्बिक की गर्म जलधारा है जो मोजाम्बिक चैनल से होकर के बहती है। तो ये 3 जलधाराएं भी अफ्रीका महाद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों के कारण मरुस्थल बना। तो ये तो बात होगी आपकी मरुस्थलों के बारे में, यानी कि हम लोगों ने आज पढ़ा कि अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताओं में पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये 4 चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पर्वत। पर्वतों में हमने पढ़ा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है एटलस पर्वत, और एटलस जो पर्वत है वो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। और एटलस पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है जो अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया 3 देशों में विस्तृत है।